छोटा सोच ही नहीं जी, पॉडकास्ट बहुत शानदार होने वाला है। कि सपने आप देखिए पूरे हम करवाएंगे। एक साथ कई सारे लोगों को सक्षम करना जी, आर्थिक रूप से और बौद्धिक रूप से। खुद की भी हिम्मत टूट जाएगी। और आपको जान के अब ज्यादा खुशी होगी, 1 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। कुछ 10 साल की मेहनत भी 4 साल में करनी। ये तो जैसे आज आप इतना समय आपको हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, जी। काफी सारे सेशन आपने लिए हैं, तभी शायद बोलना तो बड़ा आसान होता है। मैं अपनी स्कूल लाइफ से जो है बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने पतंग बेची। हमारे पास एक प्लस पॉइंट रहा किरण भैया, वो ये रहा कि हमारे घर वालों ने रोका नहीं। ये इतना पैकेज होने पर भी दिमाग में बिजनेस करना बिजनेस अच्छा। कि मैंने अभी तक जो भी करा है आवाज नंबर नहीं। आसान तो देखिए कभी नहीं होती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि आसान नहीं होती चीजें, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ना मेरे साथ हुआ, ना किसी और के साथ जिंदगी में होगा। या तो काम की बात होगी या राम की बात होगी। राम मेरे लिए वो है जो शायद मेरे श्वास लेने का कारण हुआ। राम, मैं इतनी सी बात से भावुक हो गया क्योंकि राम जी, शब्द आ गया है। सो एज ए लीड हीरो हमने एक मूवी साइन कर ली। मूवी पूरी भी हुई, लेकिन जब जब मैंने नया काम करा है, मैं पिछले से हर बार ज्यादा बड़ा कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं एक जिंदा दिल इंसान है, ऊर्जा से भरपूर हैं, कार्य शक्ति की जिनमें जरा कमी नहीं, अधिकतर सफर में रहते हैं, हमेशा अपने काम में व्यस्त होते हैं। बावजूद इसके लिए भी अपना शौक बैडमिंटन और अपना धर्म, जिसे वो बताते हैं लोगों की मदद करना, के लिए समय निकाल ही लेते हैं। करियर की बात करें तो शुरुआत सेल्स से की, फिर डायरेक्ट सेलिंग में आए और आज अपनी कंपनी हिप्पो कॉर्पोरेशन से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं सुमित मिश्रा जी का हमारे चैनल द किरण मिश्रा शो में। थैंक यू भैया। स्वागत सुमित जी, और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करना चाहूँगा हिप्पो से, हिप्पो के उद्देश्य और उपलब्धियों के बारे में। मेरे हिसाब से इससे भी पहले एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है, नाम हिप्पो ही क्यों रखा? ये बड़ा, मैं यहाँ से ही चालू करता हूँ कि हिप्पो नाम क्यों रखा। एक्चुअली कुछ साल पहले जब हमने हिप्पो कॉर्पोरेशन नहीं बनाया था जी, उसके पहले हम यूएस में काम करते थे, वहाँ चौथी कंपनी कॉर्पोरेशन थी। ओके। तो मैंने एक माइंड सेट कर लिया था कि नाम में तो कॉर्पोरेशन आएगा ही। और ये बाद में पता चला कि इंडिया में कॉर्पोरेशन रखना अलाउ नहीं है। अच्छा। या तो नगर निगम रख सकती है या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो क्योंकि प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी इसलिए कोई दिक्कत आई नहीं। फिर नाम आया, क्या नाम रखा जाए? तो मैं बड़ा ऐसा नाम चाह रहा था कि जल्दी से किसी के मुंह पे आए, जो 2.5 अक्षर और 3 अक्षर वाले सामान्यतः नाम होते हैं। तो हिप्पो को जब हमने ये सारी चीजें सर्च करी और देखा, हिप्पो एक ऐसा नाम आया जिसको लैटिन में यदि हम देखें तो उसका एक शाब्दिक अर्थ मनी भी होता है। अच्छा। और चूंकि बिजनेस की शुरुआत थी तो पैसा तो चाहिए, और कॉर्पोरेशन में अल्टीमेट जो गोल मोटिवेशन, अल्टीमेट मोटिवेशन जो वो पैसा है और सबको दिलाने था। जी। और दूसरा जो था वो ये कि जब आप हिप्पो शब्द सोचेंगे तो उसके पीछे जो दरियाई घोड़ा आएगा, मतलब जाइंट, आप कभी छोटा सोच ही नहीं पाएंगे। जी। ये चूहा नहीं है, ये हिप्पो है, दुनिया का सबसे बड़ा मुंह जिसका खुलता है। तो आप सोचेंगे ही जरा बड़ा, तो सोच में ही बड़ा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 2019 में हिप्पो कॉर्पोरेशन का हमने शुरुआत करी। अब बात करते हैं हिप्पो कॉर्पोरेशन के जो उद्देश्य हैं। हमने टैगलाइन बनानी थी। इस टैगलाइन से आपको मेरे सारे जो उद्देश्य हैं वो पता चलेंगे, क्योंकि हिप्पो कॉर्पोरेशन के पहले भी मैंने बिजनेस तो करे हैं, बट हर बार उद्देश्य एक ही था कि खुद नहीं कमाना है। मैं यहाँ पे रोकूंगा जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, शुरुआत है मेरी, आपके इंट्रोडक्शन में ये लाइन में भूल गया जी कि लोगों की जिंदगी खप जाती है सपने पूरे करने में। लेकिन सर ने अपना सपना बनाया हुआ है लोगों के सपने को पूरा करने का, जैसा कि आपकी पंच लाइन भी है। बताएं सर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने जो टैगलाइन ही बनाई वो हमने टैगलाइन बनाई कि सपने आप देखिए पूरे हम करवाएंगे। बहुत बढ़िया। सो हमने सोची पहले दिन से यही रखी कि जो लोगों के ड्रीम होते हैं, जो वो अपनी जिंदगी में चाहते हैं पर कर नहीं पाते, बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार स्किल होता है, कई बार एजुकेशन होता है और कई बार शायद सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो हम वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, सपने आप देखिए हम पूरे करेंगे नहीं, हम करवाएंगे। मतलब हमें आपका साथ तो जिंदगी भर के लिए बिल्कुल चाहिए। जी। हम आपके साथ रहेंगे, आपको धक्का लगाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। हम वो चीजें जो आपके पास नहीं वो ला के दे देंगे, वो मुहैया करवा देंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो हमारा बेसिक जो उद्देश्य हिप्पो कॉर्पोरेशन का वो है कि एक साथ कई सारे लोगों को सक्षम करना जी, आर्थिक रूप से और बौद्धिक रूप से। तो ये बेसिक जो पीछे है हिप्पो कॉर्पोरेशन की, वो यही है। उद्देश्य ये हो गए। उद्देश्य यही है। किस तरह से करते हैं और उपलब्धियां क्या है?
देखिए किस तरह से यदि बात करें तो चूंकि हिप्पो कॉर्पोरेशन जो है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी है। जी। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि जब मैं किसी और तरह के व्यापार की बात करता हूँ तो लोगों के पास जो दुनिया में हर व्यक्ति या दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि ज्यादा पैसा कहाँ है जी, नौकरी में या व्यापार में। या मैं आपको ऑथेंटिक एक फिगर बताऊं, दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी मंथली सैलरी 30-40 करोड़ रुपए भी है, मतलब सालाना 300-400 करोड़ भी है, आप उसका इतिहास देखोगे तो एक समय बाद उसने नौकरी छोड़ी और खुद का व्यापार चालू कर लिया। मतलब ये एक ऐसी बात है कि जब आप किसी से भी पूछो कि ज्यादा पैसा कहाँ पे है, व्यापार में नौकरी, तो हर व्यक्ति क्या बोलेगा व्यापार में। फिर नौकरी कर क्यों रहा है, व्यापार कर क्यों नहीं रहा? तो उसके पीछे का कारण है कि व्यापार सुनते से ही सबसे पहले दिमाग में आ जाता है कि पैसा लाऊंगा कहाँ से, इन्वेस्टमेंट, शुरुआत कैसे करूंगा। या जो व्यापार के रिस्क होते हैं, भाई 10 लाख 15 लाख ले भी आया और किसी वजह से डूब गए, तो बेसिकली 10-15 लाख नहीं डूबे, हुआ कि अगले 4 साल तक अब घर नहीं बनेगा, हुआ ये कि अगले 3-4 साल तक बेटी या बहन की शादी अब नहीं हो पाएगी, और हुआ ये कि अगले 10 साल तक फैमिली वाले व्यापार ही नहीं करने देंगे। वो जो ठप्पा एक बार लग गया, खुद की भी हिम्मत टूट जाएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग चुनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम रिस्क की बात करें तो हाँ, एज ए कंपनी तो हमारे पास रिस्क है, बट चूंकि अनुभव भी है तो वो रिस्क है। लेकिन जब हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं वहां पे उन्हें 1% के रिस्क नहीं, वो आ रहे हैं हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं, ना उन्हें परचेस करना है, ना उन्हें जीएसटी भरना है, ना उन्हें प्रोडक्शन संभालना है, ना उन्हें कॉम्बिनेशन देखना है, उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और अर्न करना है। तो कर तो बिजनेस रहे हैं, लेकिन बिजनेस के जो इफ एंड बट्स है वो नहीं झेलना है, और प्रॉफिट जो है वो हमारे से एज ए पार्टनर लेते हैं। इसीलिए हमने हिप्पो में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो पहला शब्द हमारा जो पहली डेजिग्नेशन है वो है हिप्पो पार्टनर। मतलब डे 1 जब आप हमारे साथ हमारी कंपनी में आ रहे हैं तो आप आ रहे हैं एज अ पार्टनर, बट पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट, पार्टनर ओनली इन पॉजिटिव, पार्टनर ओनली इन गुड थिंग्स, पार्टनर ओनली इन सर्वे एंड अदर थिंग्स। बाकी चीजें नहीं चलना, व्यापार करो, मस्त रहो। उपलब्धि ऐसी रही कि 2019 में जब शुरुआत करी तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे उस वक्त हमारे पास, 2 एप्लीकेशन थी, एक डिग्री टू सैलरी और एक एप्लीकेशन थी हिप्पो थेफ्ट प्रोटेक्शन, जहाँ पे हम मोबाइल को, डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल से, तो उसको थेफ्ट प्रोटेक्शन में काम करते थे। जब हमने प्रोडक्ट में आए, हम फिजिकल प्रोडक्ट्स में आए, तो वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने एक साथ 83 प्रोडक्ट लॉन्च करे। तो वो हमारी ये पहली उपलब्धि थी कि हमने इवन जो बाहर की कंपनियां, यूएस की और बाहर की कंपनियां, भाई वो कभी इतने सारे प्रोडक्ट के साथ एक साथ नहीं आई, 15-20 प्रोडक्ट लेके धीरे धीरे बढ़ाए। तो हमारी पहली उपलब्धि तो वो भी थी कि हमने 83 प्रोडक्ट के साथ एक साथ लॉन्च करा, और आज करीब 250 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आज मोर देन 12 स्टेट में हम लोग का व्यापार होता है। आज लगभग 100 से ज्यादा आउटलेट्स हैं जी। और आपको जान के अब ज्यादा खुशी होगी, 1 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। 1 लाख से ज्यादा? हाँ जी, 1 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आज पूरे इंडिया में है। बहुत नेटवर्क मार्केटिंग जी, MLM या डायरेक्ट सेल कहें, एक सवाल आता है मन में कि इसको अधिकतर जो मैंने सुना है या लोगों से सुना है प्रमोट करते हुए कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन सा हो जाता है। ये सुन के इसको थोड़ा सा समझाएं सर। हाँ, देखिए ये आपने एक बहुत अच्छा शब्द इसमें यूज करा कि पैसा कमाने का आसान तरीका। नहीं, मैं यहाँ सभी को क्लियर करना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो पैसा कमाने का आसान तरीका नहीं है। वो पैसा कमाने का, आपको जल्दी पैसा कमा के दे सकता है, बट आसान तो नहीं है। आसान नहीं है। मेहनत तो आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। हाँ, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई व्यापार चालू करा जी, बिल्कुल सर, और उस व्यापार में मुझे लगता है कि मैं 10 साल में, इट्स एन एग्जाम्पल, मैं 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा जी। क्वाइट पॉसिबल कि वही चीज आप नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल में कमा लें जी। तो आपको 10 साल की मेहनत भी 4 साल में करनी है। मतलब तो ये आसान नहीं है। आसान तो बिल्कुल नहीं, जल्दी जरूर हो जाएगा, जल्दी हो सकता है, लेकिन वो जल्दी का मतलब ये है कि वो आपसे पिछले जो 10 साल हैं उसकी सारी मेहनत आपसे इन 4 साल में करवा लूंगा। इवन नेटवर्क मार्केटिंग छोड़िए, दुनिया की किसी भी पद्धति में ये चीज होती नहीं है। आप 10 साल की चीज जब 4 साल में कर लेते हैं तो आपका अचीवमेंट जल्दी आ जाता है और वो दिखता जल्दी है, लेकिन मेहनत आपकी उतनी होती है। सेल्स से जैसे कि आपने शुरुआत की जी, और अभी भी डायरेक्ट सेल में नेटवर्क मार्केटिंग लगभग वही है। पहले किसी और के लिए करते थे, अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन सेल्स अपने आप में देखा जाए तो ऐसा भी कहा जाता है सेल्स के लिए कि सेल्स में तय आप करते हैं कि आपने कितना कमाना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये एक अपॉर्चुनिटी तो होती है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। रिजेक्शन जो मिलते हैं
कई बार काफी हर्ट कर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो शुरुआत जब आपने की होगी, ये भी सारी चीजें रही होंगी, रिजेक्शन रहे होंगे, कैसे हैंडल करते थे, या जो लोग आज करना चाह रहे हैं, हाँ, मतलब उनके लिए आप क्या कहेंगे और आपके अनुभव? देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप सेल्स की बात कर रहे हैं तो जो रिजेक्शन है वो तो आएंगे, पहली बात तो है, लेकिन आप बस इतनी सी बात समझ लें कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सेल्स, ये अलग है ही नहीं जी। जब आप ये समझ के फील्ड में उतरेंगे कि ये तो पार्ट है इसका। होता क्या है, जब आप ये समझ के उतरते कि आई एम वेरी एक्सपर्ट इन वॉट एवर और आपको कोई रिजेक्शन मिलता है, तो चूंकि आपको लगता है ये तो ये पार्ट था ही नहीं, तो जब आपको कुछ अलग दिखता है तो वो आपको रिजेक्शन लगता है जी। या उससे आप डगमगा जाते हैं। लेकिन जब आप कदम रखते ही वक्त ये समझ लें कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सेल, ये तो होगा ही होगा, तो जब वो रिजेक्शन आपके सामने आता है तो आपको लगता है मैं वही कर रहा हूं जो करना चाहिए, जो मैकेनिज्म बोलता है कि हाँ मेरे को इससे भी निकलना, सही ट्रैक पे हूं, मैं सही ट्रैक पे हूं, मुझे इस चीज से भी निकलना पड़ेगा, इस चीज से भी निकलना पड़ेगा। तो आप जब पहले माइंड मेकअप कर लेते हैं मुझे रिजेक्शन से भी निकलना पड़ेगा, जब जब आप रिजेक्शन को बाहर रखेंगे तब तक आपको कुछ अलग लगेगा, और जब जब आप रिजेक्शन को साथ लेके चलेंगे आपको लगेगा इट्स अ रूटीन। ये तो जैसे आज आप इतना समय आपको हो गया सेल्स करते हुए, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, काफ़ी सारे सेशन आपने लिए हैं, तब ये शायद बोलना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन शुरुआत जब आपने की होगी, हाँ जी, पहले दिन आपको भी ये नहीं मालूम होगा हाँ, कि पार्ट है, बोला होगा किसी ने, हाँ, लेकिन समझना और सुनना, हाँ, उस समय भी रिजेक्शन, तो उस समय क्या विचार आते थे, या हाँ, ये पहले दिन से ही समझ थी ये? देखिए वैसे तो मैं आपको बताऊं, मैं और मेरे साथ भी, और मैं लोगों के साथ भी यही करता हूं, जब मुझे पहली बार फील्ड में भेजा गया होगा तब मेरे सीनियर ने भी ये बात तो बोली थी, चिंता मत करना, 2-4 तो ना करेंगे। सेम मैं ही करता हूं, मैं बोलता हूं 10 में से 5-6 तो ना करेंगे। तो माइंड मेकअप तो पहले दिन से बना दिया जाता है। बट हाँ, यदि आप मेरी बात करें तो मेरे साथ ये इसलिए नहीं हुआ, मैं अपनी स्कूल लाइफ से जो है बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने पतंग बेची है, मैंने अंटियां बेची, अंटियां खेल खेल के अंटियां बेची। मैं वो एक आता था बहुत पहले, चिट निकालते थे तो इनाम निकलता था, मैं घर में बनाने लग गया था, मैंने वो बेचे। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह के छोटे छोटे बिजनेस करे। ये कब किए थे ये जो काम आप बता रहे हैं? शायद अपनी 6th क्लास से। 6th क्लास? मैंने 6th क्लास पे सबसे पहले जो मेरा पहला पैसा जो मुझे मिला था वो मिला था, मैं स्टेज पे चढ़ा था जी। आपको याद होगा पहले ऑर्केस्ट्रा चलते थे, गणपति भी गया है, गणपति मां। सो मैं एक 6ठी क्लास का बच्चा था जो लगभग 30-40 तरह की आवाज निकालता था। तो ये फिर मेरे को एक बार वो चटर्जी करके एक बहुत फेमस हमारे यहाँ इंदौर में काफी नाम था, तो उन्होंने स्टेज पे खड़ा कर दिया कि 6ठी क्लास का 6 मुश्किल से मैं 10-12 साल का था, बच्चा इतनी सारी आवाज निकल रहा है। तो वहां से जो फियर था वो तो खत्म हो चुका था। सेल्स में हम भी पहली बार गए तो ये रिजेक्शन कभी दिमाग में था ही नहीं। या मैं उन लोगों से भी बोलना चाहूंगा जो ये सोचते हैं कि रिजेक्शन क्या मुझे डराएगा, नहीं, रिजेक्शन आपको मजबूत करेगा जी। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, यदि आपने किसी एक पॉइंट पे मुझे रिजेक्ट करा है और यदि मैंने उसका सॉल्यूशन ले लिया तो अब लाइफ टाइम मुझे उस पॉइंट पे तो कोई जिंदगी में रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ये मैं रिजेक्शन से हटने की जगह यदि इसको ये समझ लूं कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ था जी, और ये समझते हुए कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ माय जर्नी जी, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी जैसे आपने बताया कि पतंग भी बेची हैं आपने, अंटियां खेलने जाते थे, कमा के हाँ जी। तो ये मतलब मजे में किया था, मजबूरी में था? मजबूरी तो नहीं थी, मजे में इसलिए करा। अच्छा, हमारे पास एक प्लस पॉइंट रहा किरण भैया, वो ये रहा कि हमारे घर वालों ने रोका नहीं कभी जी। मतलब मैं बाहर बैठ के पत्ते बना रहा हूँ, पतंग बेच रहा हूँ, या आंटी, मेरे घर वाले तो देख ही रहे कि बच्चे आंटी खरीदने आ रहे हैं। मैं क्या करता था, नॉर्मली 1 रुपए की 10 अंटियां मिलती थी, मैं 1 रुपए की 15 देता था। अच्छा। और 1 रुपए की 20 ले लो, यदि मेरे साथ ही खेलोगे तो मैं वही खेल के वापस यदि मेरे साथ खेलो तो मैं खेल के वापस जीत लेता था। सो ये तो मेरे घर वाले देख ही रहे थे कि इस तरह की एक्टिविटी कुछ ना कुछ चली रही है, लड़का सही ट्रैक पे है। हाँ, बट उन्होंने कभी रोका ही नहीं कि ये तो आंटी क्यों बेच रहा है या पतंग लाके क्यों बेच रहा है, आज ये आंटी में कर रहा है, कल दूसरी चीजें रहेंगी कि ये सब क्यों कर रहा है। तो वो रुचि थी, पहले दिन से एक माइंड मेकअप था कि अपनी जिंदगी में करना व्यापारी है। हमारे सारे दर्शक आंटी समझ पाएंगे, कंचे वो जो ऐसे करके खेले जाते हैं। सो ये एक माइंड मेकअप शायद बचपन से ही था कि मुझे करना तो, जबकि मेरी फैमिली की बात करें तो व्यापार नहीं था। या मेरे अपने पूरे करियर की बात करें तो मैंने अपने करियर में शायद 3 वर्ष या 3.5 वर्ष ही जॉब करी है जी। 23 साल 1999 से मैंने वर्किंग चालू कर दी थी और अभी तक जो है मैं व्यापार ही कर रहा हूँ। सो पहले दिन से एक माइंड मेकअप था कि करना तो बिजनेस ही है जी। अभी जैसे आप अपना खुद का हिप्पो कॉर्पोरेशन में लोगों को रोजगार दे रहे हैं जी,
ऐसे ही दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में आप भी जुड़े होंगे, हाँ बिल्कुल। क्या मैंने अनुभव रहा? नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा बिजनेस लगा। जब शुरुआत हमने करी, तब जिस कंपनी से हमने शुरुआत करी वो 2010 की बात है शायद जी। और 2010 में जब शुरुआत करी तब नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ मेरे पिताजी ने लगभग 2006-7 में मोदी केयर पहली कंपनी भारत की आई थी, जी। वो उन्होंने कभी ज्वाइन करी थी लेकिन वर्किंग नहीं कर पाया। सो वो बड़े पॉजिटिव थे इस बात को लेके कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग कुछ दमदार चीज तो है, भले वो नहीं कर पाए। तो जब मैंने उनसे बात करी कि मैंने क्या करा, दैट टाइम आई वाज इन मैक्समर्क लाइफ इंश्योरेंस। तो मैंने जो अपनी जिंदगी के 2-3 साल की जॉब करी, तो उस समय 2008 में मेरा पैकेज हुआ करता था जी 65,000 इन हैंड और इंसेंटिव मिला के करीब 1.5 लाख रुपए। नहीं, ये इतना पैकेज होने पर भी दिमाग में बिजनेस करना बिजनेस ही था। तो मजे की बात ये रही जबकि 1.5 लाख रुपए सैलरी मिला करती थी 2008-10 में, और जो हमने पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी उससे पहला चेक आया था 250 रुपए। तो वहां पे भी हमने नेगेटिव नहीं चली। नेगेटिविटी इसलिए नहीं चली कि एक तो खुद पे कॉन्फिडेंस था और उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस घर वालों का था, क्योंकि मैं मेरे शायद खानदान में 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला लड़का अकेले होंगे जो 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा था। खुद की भी हिम्मत हो जाना। हाँ 2008 की आप बात बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। 2008 में 1.5 लाख रुपए सैलरी होना और उस समय बिजनेस की सोचना, हाँ और फिर वो भी उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग की, बड़ी हिम्मत। और मतलब आप जो बता रहे हैं कि अपने आप पे विश्वास था। और अभी तक की मेरी हिस्ट्री है, मतलब ये अतिशोक्ति नहीं है बट हिस्ट्री है कि मैंने अभी तक जो भी करा है आई वाज नंबर 1। बढ़िया, आप हमेशा रहें। थैंक यू। हिप्पो की शुरुआत में कोई संघर्ष हुए, समस्याएं हो, या जो अनुभव था उस पर सारी चीजें आसान हो गई? नहीं, आसान तो देखिए कभी नहीं होती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि आसान नहीं होती चीजें, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन वो जो संघर्ष थे हमने उसको संघर्ष की तरह कभी समझा ही नहीं, बिकॉज हमें पता था ये तो होगा जी। वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप ये समझ लो कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दैट, तो आपको रिजेक्शन कभी रिजेक्शन जैसा लगेगा नहीं, आपको लगेगा ये तो जर्नी का मेरा पार्ट है। वही चीज हिप्पो में हुई। हमने जब हिप्पो में करा तो जो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सब कुछ स्मूथ चले, ना हुआ, ना भूतो ना भविष्य थी, ना मेरे साथ हुआ ना किसी और के साथ जिंदगी में होगा। लेकिन जब आप ये समझ जाएं कि ये इसका पार्ट है, तो बहुत सारी तकलीफें आई। जब हमने काम चालू करा, लोगों को पहले तो लोगों को लगा कि ये 6 महीने भाग जाएंगे जी। हाँ, ये भी किसी सोचा ही नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोल लिए भाग जाएंगे। तो कई लोग तो बोलते थे 6 महीने देख लो बस, 6 महीने की कंपनी है। इवन उन लोगों को जो हमें ज्वाइन कर चुके होते थे, जब वो किसी और के पास जाते थे तो उनको कहा जाता था कि 6 महीने की है, मत जाओ, भाग जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती थी, तो हमें पता था लेकिन कि ये चीज होगी। बट हमने डे बाय डे ये चीजें करी और जो जो बोला वो करते चले गए। अभी जब मैं आपसे मिलने आया था इंटरव्यू के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए, हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने सुना था शायद आप बलिनो बुक कर रहे थे किसी अपने टीम मेंबर के लिए। हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में बताएंगे। इससे आपके मतलब जो पार्टनर्स हैं, हिप्पो पार्टनर्स, उनमें सबसे बड़ी उपलब्धि? हिप्पो पार्टनर्स में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अभी हमारी टीम में वन ऑफ अ लेडी खुशहाली उपाध्याय मैम, उन्होंने पिछले 3 महीने में 36 लाख रुपए की अर्निंग करी है। 3 महीने में? हाँ जी, उनकी लास्ट 3 महीने की अर्निंग 36 लाख है, आगे और आएगी। और आई थॉट हिप्पो जो है जनवरी में लगभग 35 कारें बांटने वाला है। 35 कार? हाँ, अपने पार्टनर्स को। अच्छा। प्लस बहुत सारी दूसरी चीजें भी। तो लेकिन मैं अभी भी बताऊं, ये तो शुरुआत है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान के, जब हम लोग, मैं, हमारे सहपाठी अमर सर हैं, हमारे कंट्री हेड हैं, हमारे नेशनल हेड हैं वीरेंद्र सर, हम लोग कई बार बैठते हैं तो बोलते हैं कि बॉस करना क्या है रियल एस्टेट में। हमेशा मेरा जो पहली शुरुआत होती है वो ये नहीं होती कि हम रियल एस्टेट में कुछ बड़ा कर देंगे। हमने रियल एस्टेट भी चालू कर दिया है। धोलेरा सिटी एक बन रही है, स्मार्ट सिटी, इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी वहाँ पे। तो जब मैं इंदौर की बात करता हूँ, तो जब मैं उनसे बोलता हूँ कि इंदौर में टाउनशिप लाएंगे, तो मेरा पहला शब्द कभी ये नहीं होता कि हम 1000 करोड़ बना लेंगे, या मेरा पहला शब्द होता है यार ये अपने ऑफिस के जो चारों बच्चे ना, इनको एक फ्लैट देना है, इसलिए एक मल्टी बना लेते हैं। पहले एक मल्टी बना लेते हैं। सो हिप्पो का सपना ही वो सपना है कि सब पहले सबके पूरे हो जाए। बिजनेस की बात हुई, मैं आप पे भी आता हूँ कि आपके बारे में भी जानना चाह रहा हूँ। मैंने इस इंटरव्यू के पहले कई लोगों से बात की, तो बड़े अच्छी चीज़ें मिली मुझे आपके बारे में। अच्छा जी, अच्छी मिली ना? अच्छी ही मिली। जैसे आप हमेशा व्यस्त होते हैं, काम काफ़ी होता है। मैंने पूछा था कि काम के अलावा कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए काम को छोड़ा जा सके, या ऐसा कभी कोई विचार आता है, मतलब आप कर पाते हैं ऐसा? तो मुझे एक जगह मिला था कि
या तो काम की बात होगी या राम की बात होगी। ये शब्द अमर सर के हैं। बिल्कुल, आप- अमर चौधरी जी ने बताया मुझे। मैं आपके जो जासूस हैं उनको बाहर निकाल दे रहा हूँ। ये बिल्कुल अमर इस सर। बारे में बताएं थोड़ा सा, मतलब कि मैं एक्चुअली राम क्या है आपकी। राम मेरे लिए वो हैं जो शायद मेरे श्वास लेने का कारण राम है। जी मैं इतनी सी बात से भावुक हो गया क्योंकि राम जी शब्द आ गया है। दिख रहा है। तो राम मेरे लिए, मतलब मैं डिफाइन ही नहीं कर सकते मेरे लिए राम क्या है। राम सब कुछ है मेरे लिए। भारत के लिए आप कुछ बढ़िया बताते हैं। हाँ जी, देखिए भरत के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, भरत राम जो कैरेक्टर वाइज यदि हम बोले, राम जी की तो कोई तुलना है ही नहीं, जी। बट यदि देखा जाए तो आप राम जी को जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गलती नहीं करी और 14 साल उसका दंड भुगता। जी। लेकिन मैं से आपको कई हजारों उदाहरण दिखा सकता हूँ, लेकिन विश्व में एक लौता उदाहरण भरत है जिसने 14 साल उस चीज का पश्चाताप करा जो उसने करा ही नहीं। पश्चाताप करा, उन्होंने दंड नहीं भुगता। दंड नहीं। ये जो है, ये भरत के अलावा, मेरे रोंगटे खड़े हुए, भरत के अलावा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता जो उस चीज का पश्चाताप कर ले जो उनकी गलती थी, जो उसने कभी करा ही नहीं। वो भरत है। बड़ी बात है सर, ऑब्जर्वेशन आपका और आपका सोचने का तरीका, देखने का तरीका। तो राम मेरी जिंदगी का पार्ट है। हाँ, अमर सर सही बोलते हैं, या तो मैं राम की बात करूंगा या फिर मैं काम की बात करूंगा। एक और चीज बोली जाती है सर आपके बारे जी। में, बरमुडा ट्रायंगल है आप। हाँ है आपकी जानकारी में? ये दूसरे तरीके से है। हाँ। मेरी टीम में काफी लोग मुझे बाली कहते हैं। बाली कहते हैं। हाँ। ये भी है। हाँ जी, ये मुझे महसूस हो रहा है। बरमुडा ट्रायंगल को बताएं सर, दर्शकों को बताएं कि क्यों कहा जाता है आपको। मैं बता देता हूँ थोड़ा। हाँ जी प्लीज। कि बरमुडा ट्रायंगल ऊपर से आजू बाजू से अगर कोई निकलता है, एक बार वहां चला गया तो उसके वापसी के रास्ते नहीं होते हैं। नहीं होते। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक अंतर बताया है कि बरमुडा ट्रायंगल में जाकर लोग डूब जाते हैं। हाँ, आपके पास आके लोग तर जाते हैं। थैंक यू। तो इस पे मतलब आप लोगों का साथ नहीं छोड़ते। मैं एक्चुअली, मेरा एक टैगलाइन भी है कि मैं हाथ नहीं छोड़ता। हाथ नहीं छोड़ते। इसीलिए मेरे पास, या मेरे मित्रों की बात करें, या मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे थे, वो ऐसे नहीं है जो पिछले 2-1 साल से आए हैं। जी। जो 10 साल पुराने थे वो भी आज साथ में, जो 15 साल पुराने थे वो भी आज साथ में। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने जब पहली जॉब करी थी 2002 में, तो आइडिया मैं करी थी। आइडिया उस वक्त 3-4 कंपनियां थी जो सेलुलर में काम करती थी, नेटवर्क के लिए। और हमारा काम था प्रीपेड से पोस्टपेड में काम करना। हम डीएसए में एज ए एग्जीक्यूटिव काम करते थे। विद इन 6 मंथ मैं चले गया आइडिया के हेड ऑफिस कि मुझे डीएसए चाहिए। तो बोले अभी तो तुझे 6 महीने काम करते हुए। मैं जी हमें डीएसए चाहिए। तो बोले लड़के कहाँ से लाएगा? मैं जिस संस्था में मैं काम करता हूँ वो सारे लड़के मेरे साथ काम करने को तैयार हैं। तो बोले तू तो सबसे नया है। मेरे सारे लड़कों को बुला लो। वो सारे लड़के जिस संस्था में काम कर रहे थे वहां छोड़ के बोल रहे कि जी हम सुमित के साथ काम करके, जो भी नया आया है वो भी आज तक मेरे साथ हैं। 15 साल 20 साल, आप खुद कई वर्षों से मुझे पहचानते हैं। 15 से ज्यादा साल हो गए। हाँ, जानता हूँ। सो मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में छोड़ी, यदि किसी का हाथ पकड़ लिया है तो फिर मैं हाथ छोड़ता नहीं। फिर वो उसकी, मैं अपना मौलिक दायित्व समझ लेता हूँ उस व्यक्ति को उस जगह तक ले जाने के लिए जहाँ के लिए वांछित है। जब तक वो जबरदस्ती करके नहीं छुड़ा ले जाएगा तब तक तो मैं नहीं छोड़ूंगा, भले कुछ भी। कई बार कुछ गलत हाथ भी पकड़ने में आए, ऐसा लगा कि नहीं? आप अंदरूनी निकाल रहे हो। कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी। खैर आपका आज आपका काम ही वही है। देखिए, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं या पब्लिक में काम करते हो तो ऐसा होता है। लेकिन ये राम जी की कृपा है जी कि होता है कि वो अपने आप फिल्टर लग गए। वो आए तो सही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप जब किसी को ला रहे हो और ऐसा हो जाए आपके साथ कि लोग बहुत ही अच्छे मिले आपको, ऐसा नहीं होता। हाँ, सभी तरह तो वो के लोग मिले। हाँ, सभी तरह के लोग मिलते हैं, वो मिले। बट धीरे धीरे जैसे वो अपने आप ही पृथक होते चले गए, अपने आप ही जो है अलग होते चले गए, दूर होते चले गए, और सिर्फ वह रह गए जो हमारे जैसे थे, जो हमारे मेंटलिटी जैसे थे, जो एक जैसे सोचते थे, या इस तरह के लोग रह गए। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। हर तरह का व्यक्ति आता है, लेकिन धीरे धीरे पृथक होता चले जाता है। रोल मॉडल्स आपके सर? जी। मेरे रोल मॉडल में हमेशा ही बिजनेसमैन रहा है। बिजनेस, भले वो अंबानी साहब हो, टाटा साहब हो, रतन टाटा साहब हो, या XYZ कोई भी। इवन मैं जब किसी शहर में जाता हूँ तो मेरी आदत है, जब मैं गया हूँ कुछ समय मिला है तो मैं एक्सप्लोर करने के लिए पैदल निकलता हूँ। तो मेरा पहले ही थॉट ये होता है कि इस शहर के ऐसे कौन कौन से व्यापार हैं जो बड़े आसानी से करे जा रहे हैं, और मैं घंटों, आप मतलब ऐसे यदि मेरे को समय मिला है तो मैं आधे घंटे दूसरे की दुकान पे बैठा हूँ, उसके गल्ले पे, उसके साथ, अनजान व्यक्ति के साथ,
10 मिनट बात करी, उसको बात करी, समझाया और उसके साथ बैठा हूँ और घंटों ये डिस्कशन करी कि किस सिटी में क्या व्यापार चल रहा है, किस तरह का व्यापार चल रहा है। बिकॉज मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है 100 आउट ऑफ 100 डेफिनेटली। मैंने आपकी वेबसाइट पे पढ़ा है ये। हाँ जी, क्या है ये सर? 100 आउट ऑफ 100 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम 100 सिटीज में जी 100 वो प्रोडक्ट की शॉप खोलेंगे जो रोज 10,000 रुपए की अर्निंग करती है, समझाएं। 10,000 पर डे। इट्स एग्जाम्पल हेयर सैलून। जी एक हेयर सैलून आसानी से 10,000 रुपए रोज कमाता है। हाँ मैं 100 ऐसी सिटी में ऐसे 100 हेयर सैलून खोलूंगा और ये तो हुआ एक, ऐसे 100 इन 100 सिटी, Okay. तो 100 आउट ऑफ 100 तो ऐसे में 100 बिजनेस को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो प्रतिदिन 10,000 रुपए टर्नओवर बना के दे सकते हैं। इवन जैसे लॉन्ड्री का बिजनेस हुआ, ये भी बन, और बड़े छोटे छोटे जी, जी। हार्डवेयर का बिजनेस हुआ जिनकी कुल लागत शुरुआत करने के लिए 10 लाख से ज्यादा नहीं है। तो 100 आउट ऑफ 100 इन 100 सिटी इन 10 लाख। तो ये एक पूरा है जो 2026 है, जिसके लिए करीब शुरुआत में जो लगते हैं 1,000 करोड़ का करीब ये जाएगा। लेकिन ये 1,000 करोड़ सिर्फ 3 साल में 3,60,000 करोड़ बनाएंगे, जो फिलहाल में इंडिया के सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति के पास है। और ये सबसे इजी चीज, हम वो चीज खोलना चाहते हैं जो बड़े आसानी से लोग खोल रहे हैं, लेकिन एक ब्रांड के साथ जब खुलेगा तो उसका टर्नओवर बहुत बड़ा होगा। तो हिप्पो this is के साथ 100 ही रहेगा ये? हाँ जी, हिप्पो के साथ ही रहेगा? ऑफ कोर्स हिप्पो ही रहेगा। हिप्पो ही रहेगा। हाँ जी, अभी शाहरुख खान साहब का नाम लिया आपने, साहब भी लगाया साथ में। हाँ आपने उन्हें नहीं चुना, हाँ उनके सामने वो अंबानी जी क्योंकि को चुना। वो अकेले होते तो मैं उनको चुन हाँ। लेता। लेकिन आपकी एनर्जी की बात करें, हाँ जी, मतलब जो हमेशा आपको देखा है, हमेशा इतने जी। एनर्जेटिक रहना, खुश रहना, एनर्जी की बात कर रहा हाँ जी, हूँ हाँ जी। स्पेशली शाहरुख खान से जब हम मैच करें हाँ। तो मूवीज में और बॉलीवुड में देखें तो हाँ। वो हैं, और मैं पर्सनली जिनको जानता हूँ हाँ तो मुझे वहाँ वो रिलेट करते हैं, आपकी एनर्जी का लेवल जो है मुझे वो वाला दिखता है। अच्छा जी, तो इसका सोर्स देखिए कई लोग आनंद के लिए कुछ अलग करते हैं। जैसे कि मुझे मस्ती करना है तो मैं 3 दिन छुट्टी लूंगा, कहीं और जाऊंगा, ऐसा लोग करते हैं सामान्यता। एक छुट्टी वाला सवाल भी है मेरा, मैं आऊँगा उस पर। अच्छा अगर या तो जवाब अभी मिल जाएगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है, या आप अभी पूछ लें। ये भी था कि इतना व्यस्त रहते हैं, छुट्टी का क्या सीन होता है, क्या करते हैं छुट्टियों में, छुट्टियां कितनी लेते हैं और क्या करते हैं? छुट्टी के नाम पे ये होता है, यदि घूमने की बात करें तो मैं हर महीने पूर्णिमा पे गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाता हूँ, तो वही हमारी छुट्टी है। हर महीने पूर्णिमा गिरिराज जी। महीने? हाँ जी, हर महीने। अभी 27 तारीख को हम फिर निकलेंगे, 28 कितने किलोमीटर की होती है यात्रा? 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, नंगे पाँव होती है। हम लोग नंगे पाँव करते हैं। कहाँ पर होती है? मथुरा में जो गिरिराज जी हैं, जिसको चीटी उंगली पे कृष्ण भगवान ने उठाया था, तो उनकी परिक्रमा, तो ये छुट्टी है जितनी भी है। अच्छा। बाकी मैंने ऐसे 14-15 साल हो गए, आज छुट्टी कभी नहीं ली। और इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि जो लोग छुट्टी के लिए अलग से जाते हैं उन्हें काम बोझ लगता है। जी। जब आप बोझ से अलग होना चाहते हैं तो आपको छुट्टी की याद आती है, लेकिन जब आप मौज में ही रहेंगे तो बोझ लगेगा ही नहीं। छुट्टी भी आप मौज के लिए कर रहे हैं, काम भी आप मौज के लिए कर रहे हैं, काम भी मौज में ही कर रहे हैं। इसमें मुझे वो अमर सर की एक बात याद आ रही। अमर सर हमेशा कहते हैं कि काम में मस्ती करो, काम से मस्ती मत करो। हाँ जी, तो हमारे ऑफिस में भी जब आप आएंगे, हमारे ऑफिस का माहौल ही डिफरेंट होता है। जी। वहां सब मस्ती करते मिलेंगे, हाँ। लेकिन काम में मस्ती करते मिलेंगे। बिल्कुल, मैंने जैसा कि बताया कि मैंने बात करी थी लोगों से, तो हाँ जी। मैं आ चुका हूँ ऑफिस, देखा हाँ जी, है, आपसे बिल्कुल। मिलने भी आता हूँ। तो बिल्कुल अलग माहौल होता है, और सबका यही कहना था कि फैमिली मेंबर्स की तरह जैसे घर में होते हैं वैसे ही यहाँ पे होते हैं। जी, कोई अंतर नहीं है। बोले हमें मालूम लगता है कि हम कोई जॉब करने जा रहे हैं। इसीलिए जब हमारे यहाँ पे जब स्टेज से बात होती है तो बोला जाता है हिप्पो फैमिली। जी। अच्छा, हिप्पो पार्टनर। हाँ, हिप्पो फैमिली। अच्छा, तो हिप्पो फैमिली होती है। इवन आप हमारे ऑफिस आएंगे तो जो त्योहार आपको कहीं देखने को नहीं मिलते, हमारे ऑफिस है, वहाँ कुछ ना कुछ करते हुए मिलेंगे। कोई ना कोई एक्टिविटी हर चीज पे होती रहती है, और मस्ती के साथ काम करते हैं और तगड़ा पैसा कमाते हैं। जैसा मैं अभी आपसे पूछा था एनर्जी लेवल के बारे में, जी, वहीं पे एक सवाल हो रहा है कि आपको हमेशा खुश और एनर्जेटिक ही देखा है। जी। हमेशा। हाँ जी। बैकग्राउंड नहीं पता होता है हमें कई बार, पर परिस्थितियां इस तरह की तो आती होंगी कि अवसाद भी होता होगा, दुख भी होता होगा, परेशान भी होते होंगे, तो ये आप छुपा जाते हैं, होता नहीं है, होता है तो कैसे हैंडल करते हैं, इस बारे में थोड़ा सा। मैं इस स्टोरी को दूसरे तरीके से सुनाता हूँ आपको। जब मैंने जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने आईडीए में, अब यहाँ से मैं आपको एक जर्नी समझाता हूँ, फिर आपको ये चीज क्लियर होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। जब हम आईडीए में काम कर रहे थे, मैंने आपको बताया 6 महीने बाद हम चले गए जी, हमें डीएसए दे दो।
उन्होंने हमें सब डीएसए दे दिया। जी। अब उस वक्त हमारा मेन काम था प्रीपेड से पोस्टपेड करना नंबर को, बड़ा आसान था। और हमने जो एक है ये जो हर चीज के लिए आपके मुंह से निकलता है आसान था, सबके लिए नहीं होता है। नहीं, आज भी मैं प्रीपेड यूज कर रहा हूँ, कई सारे कॉल आते हैं कि पोस्टपेड करवा लो। उन लोगों के लिए आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या करते थे। मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम लोग सागर जूस है, सागर जूस, बिल्कुल। सागर जूस पे हम लोग जी। जूस पीने गए जी। मेरी नजर ऊपर गई। हाँ। उस पे आइडिया का ना, अब पहले आइडिया की 3 सीरीज चलती थी, 98260, 98261, 98263 जी। और 982 63 तो मैंने मेरे सामने लॉन्च हुई है, हम नहीं करी थी। तो हमारी नजर जूस पीते पीते ऊपर गई, वहां लिखा था 98260। मैं उधर से घूम के गया और मैंने राजू भाई को फोन करा, जब हम आइडिया पोस्टपेड से बोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य था कि जितने जूस के पैसे लगाए वसूल करके वापस ले जाएंगे। लें हाथों हाथ। मैं क्या करता था, मेरा कजिन और मेरा साथी जो था वो राहुल पांडे थे। तो राहुल आगे गाड़ी चलाता था, मैं पीछे कॉपी लेके बैठा रहता था, और जितने बोर्डों पे नंबर लिखे होते थे वहां से हम नोट करते थे। आइडिया के ऑफिस नंबर जाके, जो भी मिलते जाए हाँ, नोट करते थे। और ऑफिस जाके फोन लगा के अपना टारगेट, और भगवान की कृपा से हमेशा टारगेट से 200-300% ऊपर चले। तो मैं ये बता रहा था, हुआ ये कि हमने जाके डीएसए ले लिया, तो हमें सब डीएसए दिया गया, क्योंकि जी डीएसए अभी एकदम नहीं देंगे। हमने सब डीएसए में उतना बिजनेस करा जितना एक डीएसए नहीं करती। जब बात 7 महीने आ गई, एमपी पे टॉप पे चले गए, और बात ये हुई कि जी अब हमको डीएसए मिलेगी। अचानक ट्राई ने, जो कि सारी जी। सेल्युलर कंपनीज को चलाती है, उसने एक डिसीजन लिया कि अब लाइफ टाइम मोबाइल रहेंगे फ्री। ओके। तो जो प्रीपेड से पोस्टपेड होते थे, उन्होंने पोस्टपेड होना बंद कर दिया। तो जब हम एक ऐसी पोजीशन पे आए कि अब सब कुछ बदलेगा, अचानक डिसीजन किसने लिया? ट्राई ने, गवर्नमेंट ने। और प्रीपेड से पोस्टपेड हो गए बंद, मतलब ना के बराबर हो गए। तो अचानक पोस्टपेड का पूरा धंधा ठप बैठ गया। हाँ, पहले शायद ऐसा था कि अगर आप रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो 8 से 10 दिन में सिम बंद हो जाती थी। हाँ, तो ये धंधा ही एकदम धम करके सीधे आसमान से आके जमीन पे चले गया। तो अब ये बिजनेस ही बंद हो गया। जी। तो जहां इतनी मेहनत करी थी अचानक बंद हो गया। तो हुआ ये कि पोस्टपेड का काम बंद। तो जितने मेरे साथ के लड़के थे वो अगले दिन ही सोच रहे थे अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। और मैं अगले दिन जाके फाइनेंस का डीएसए ले आया। वेरी नेक्स्ट डे मैं गया, और मैंने उस समय चलता था STPL, स्मॉल टिकट साइज पर्सनल लोन। जी। मैं STPL का एक जी कंट्री वाइड और सिटी फाइनेंस करके, यदि आपने नाम सुना हो, एंड HDFC, सुना है जी। मैं इनके जाके डीएसए ले आया। और हमने बालाजी पेनेकल के नाम से हमारा डीएसए चलाया, और 3 साल में एमपी का सबसे बड़ा डीएसए, और एक 21 साल का लड़का जिसके पास 46 एम्प्लॉय, 3 ऑफिसेस, और हमने सबसे बड़ा डीएसए बना दिया। और अचानक रिजर्व बैंक का एक मैसेज आया कि कल से STPL बंद। वो भी बंद। वो बंद। और रिजर्व बैंक ने एक दिन में सारा STPL का सारा मार्केट बंद। उसी समय आपको याद होगा ICICI टू व्हीलर भी बंद हो गया था। ICICI टू व्हीलर बंद हो गया। उसके बाद आज तक ICICI ने कभी टू व्हीलर नहीं चलाया। तो 2006 की बात है शायद, ये 2006 में सब बंद। तो अब वापस वही बात कि सारे लड़के ढूंढे अब क्या करें क्या करें। मैं जाके इंश्योरेंस ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट डे इन अवीवा लाइफ इंश्योरेंस में इंटरव्यू के लिए पहुंच गया, और मैंने एज अ सेल्स मैनेजर वहां ज्वाइन करा। वहां से मैं जंप लिया मैक्समोक लाइफ इंश्योरेंस इन 2007 अगस्त। और वहां पे हमारे पास जॉब था कि आपको एजेंट रिक्रूट करने हैं। उस वक्त बड़ा टफ टास्क था इन मैक्समोक लाइफ इंश्योरेंस, एक एजेंट को, क्योंकि 15 दिन की ट्रेनिंग और बहुत सारे जो एक्टिविटीज हुआ करती थी, बड़ा टफ टास्क था। अब वहां पे जब मैंने वो चालू करा तो मैं 350% ऊपर था अपने टारगेट के। मतलब ये होना था कि मैं जब पहली बार, सुदीप शर्मा हमारे HR हुआ करते थे, मैंने बड़े भैया बोलता था। तो जब सुदीप भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि प्रमोशन क्या कैसे मिलेगा ये बताओ, करना क्या ये मत बताओ, प्रमोशन कैसे मिलेगा ये बताओ। तो उन्होंने टारगेट शीट हाथ में दे दी, ये कर ले प्रमोशन मिल जाएगा। मैं 3 महीने बाद ही पहुंच गया, लाओ प्रमोशन दो। मैं अपने टारगेट से 350% ऊपर। तो बोले ऐसे थोड़ी होता है सुमित, करना कैसे है, करना क्या है, ये तो शायद आपको पूछना ही नहीं होता था। ये पूछा ही नहीं मैंने, क्योंकि अभी जस्ट ये बात इसमें समझ में आई जी कि वो समय मैंने भी देखा है डीएसए वाला, प्रीपेड से पोस्टपेड। लोग 10 बजे ड्यूटी शुरू होती थी, 11, 11:30, 12 बजे तक ऑफिस में खड़े होते थे, लीड दो, नंबर दो। आपको उन चीजों की जरूरत ही नहीं थी, आप हाथ से चलते लीड बनाते थे, अपनी लीड बना लेते थे, तो कभी पड़ी नहीं। तो हुआ ये कि उन्होंने, मैं उनके पास गया कि जी मेरा तो 350% ऊपर है। तो बोले ऐसे थोड़ी होता है, कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर तो आपको सर्व करना ही पड़ेगा। अब बाय डिफॉल्ट मैं तो अगस्त में ज्वाइन हुआ था, तो टारगेट पूरा होने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं, मतलब प्रमोशन नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर वापस से अप्रैल चालू हुआ, अगेन 350% ऊपर। तो जो साथ के कलीग थे, जब मार्च आया तो बोले कि बॉस सब तो देखो कल से बॉस बोलना पड़ेगा।
ये सारी बातें चल रही। कल सुबह एक मेल आया, हमारा वर्टिकल बंद, पूरा की पूरा वर्टिकल बंद, जिसमें कल प्रमोशन था और हमें उठा के डालना था, सेल्स पे डाल दिया। सारी फाइट ये चल रही कि क्या करें क्या करें क्या करें। मैं जाके उठ के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर चुका था अगले दिन। यहाँ पे एक बात मुझे याद आ रही है जी। मैं वो आपसे वापस से क्वेश्चन पूछूंगा जो था मेरा, अभी बीच में उसमें और भी हैं जी। एक बार की बात याद आ रही है कि जब बात हुई नेटवर्क मार्केटिंग की, तो मैंने किसी से बात की थी, तो उनका प्रश्न था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है, MLM होती है, गवर्नमेंट को सिर्फ एक लाइन लिखने की ज़रूरत है, वो बंद हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। आपसे जब मैंने ये डिस्कस किया था कि इसका क्या उत्तर हो सकता है, तो आपने बताया था कि जिनसे आपने बात की वो क्या करते हैं, तो मैंने बताया था दूध का काम करते हैं, इस तरह का काम है, दूध से जुड़ा हुआ ये काम करते हैं। आपका जवाब था कि सरकार तो इस पे भी एक लाइन लिख के बंद कर सकती है कल से, और ये आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी खूब हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो संभावना है तो ये सारी जगह, हाँ संभावनाएं, देखिए संभावनाएं तो सारी जगह होती हैं, लेकिन आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, मेरा बताने का मकसद भी वही है कि जब ये हुआ तो मैक्स वर्क लाइफ में फिर से डिसीजन किसी और का था। मैक्स वर्क लाइफ ने डिसीजन लिया कि वर्टिकल बंद। अगले दिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में था, वहां पे हमने उस कंपनी में एक रिकॉर्ड बनाया। क्या आप जानते हो उस चीज को अच्छे से, 11 महीने में वो सब अचीव करा जो पूरे भारत में कोई भी नहीं कर पाया था। और बड़ा एक चेक दिखता था कि ये सबसे पहले अचीव कर लेंगे कर लेंगे। और जब मैं उस चेक के बिल्कुल नजदीक आया तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, फिर एक लाइन लिख दी कि सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो राजस्थान में सब बंद। और वो राजस्थान, तो अगले दिन, हाँ जी वो राजस्थान की थी, तो अगले दिन सब बंद। फिर हड़कंप, क्या करेंगे। मेरे पास बात आई तो मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में बैठ चुका था एज ए डायरेक्टर। मैं अगले दिन जाके, मेरा जो प्रश्न था कि कभी उदास नहीं होते या परेशान नहीं होते, डिप्रेशन में नहीं जाते, आपने अपने आप को इतना वक्त ही नहीं दिया। वक्त देने से ज्यादा मैं इसको ये कहूंगा भैया कि मैंने कभी भी प्रॉब्लम पे काम ही नहीं करा, मैंने सॉल्यूशन पे काम किया। मुझे जैसे ही न्यूज़ ये पता चली कि RBI ने बंद कर दिया है, सॉरी ट्राई ने बंद कर दिया IDA को, मतलब जितने भी प्रीपेड पोस्टपेड को, RBI ने बंद कर दिया है लोन को, मैक्स मकलफ ने बंद कर दिया वर्टिकल को, और गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, तो मैं अगले सेकंड ये सोचने की जगह कि अब क्या होगा, ये सोच रहा था अब क्या करना है। आई एम ऑलवेज थिंक ऑन सॉल्यूशन। मैं कभी भी समस्या नहीं, समाधान के बारे में ही सोचता हूं, और दैट्स वाई मैं कभी डिप्रेशन में जाते ही नहीं कि मैं वेरी नेक्स्ट सेकेंड ये सोचता हूं कि अब इस प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे लगता है, चलिए इसको ऐसा समझते हैं कि मैं 2 घंटे और प्रॉब्लम के साथ रहा तो 2 घंटे 1 मिनट बाद क्या करूंगा, करना वही है जो आपने, आफ्टर ऑल तो मेरे को सॉल्यूशन के बारे में ही सोचना है, तो मैं अपने 2 घंटे क्यों बर्बाद। और ये कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो घंटों नहीं, मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने सालों एक ही प्रॉब्लम में खपा डाले, और उसका सॉल्यूशन इतना छोटा था, इतना रत्ती भर का था कि वो इतने साल पहले भी सोच लेते तो शायद वो बात कभी जिंदगी में आगे उनकी जिंदगी नहीं बिगाड़ती। तो मैंने हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचा, इसलिए कोई परेशानी नहीं। हाँ एक बार ऐसा मौका जरूर आया था जब, क्योंकि ये घटना घटी जो उसके बाद मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन करा, तो MP गवर्नमेंट ने घटना कर दी, TNC और डायवर्शन, मैंने अपनी कॉलोनी लाया तो TNC डायवर्शन की कंपलसरी कर दिया। फिर मैंने US में काम करा तो US गवर्नमेंट ने इंडियन गेटवे बंद कर दिए। अच्छा। सो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ऐसा काम करा जाए जिसमें कोई दूसरा डिसीजन लेके मेरा काम ना बंद कर दे। डिसीजन तो हमेशा किसी और ने लिया। तो मैंने बीच में एक ये सोचा कि अब 6 महीने काम करता हूँ, अपने मन की चीजें करूंगा। मेरे जिंदगी में बचपन से जो मेरे जो 2 चीजें मैं बनना चाहता था, वो एक थी या तो मैं नेता बनना चाहता था या मैं अभिनेता। तो जब ये सारी चीजें हुई तो मैंने सोचा अब दिल की चीजें कुछ दिन करी जाए। तो मैंने ये सोचा कि चलिए एक्टिंग में कुछ करते हैं, तो मैंने थिएटर करना चालू करे। मैंने थिएटर में काम करा और थिएटर में काम इजीली मुझे मिल गया, क्योंकि जब मैं बोल रहा था, क्योंकि मेरे पास वो शब्द आई गया, हाँ आसानी से मिल गया क्योंकि मेरे पास बोलने की कला थी, तो वो मुझे उसका एक फायदा मिला, तो वो करा। फिर कुछ ऑडिशन जैसी चीजें हुई जहाँ पे मुझे ये जो टेली शॉपिंग के बहुत एड चलते थे उस वक्त, तो कभी डॉक्टर बना मैं, कभी कुछ बना, मैं डॉक्टर बहुत बना, तो मैं डॉक्टर बना। मैंने लगभग 16-17 टेली शॉपिंग के ऐड करे, पंजाब साउथ यहाँ सब के लिए बहुत सारे मैंने एडवर्टाइजमेंट के करे। फिर मुंबई अचानक दौरा पड़ा, तो मुंबई में मैंने एक मूवी साइन कर ली एज ए लीड हीरो। दौरा पड़ा मुंबई का आपको? मेरे को तो दौरा पड़ा ही, साथ साथ मुंबई का भी पड़ गया। तो एक चांस मिल गया और
ऑडिशन चांस मिला? हाँ, चांस मिला, और अच्छी बात है कि आज तक किसी ऑडिशन में कभी फेल नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। सो एज ए लीड हीरो हमने एक मूवी साइन कर ली, मूवी पूरी भी हुई लेकिन प्रोड्यूसर और लाइन, हाँ, लाइन आई, वहां भी आएगी ना, किसी और की वजह से हमारे काम तो रुकेंगे ना। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की लड़ाई हो गई, मूवी चली गई डब्बे में। बट हाँ, मस्ती के साथ, इतनी मस्ती के साथ मैंने अपने सिर्फ 6 या 7 महीने या मैक्सिमम 1 साल के इस पीरियड में थिएटर भी कर लिया, टेली शॉपिंग भी कर लिया, एक मूवी भी कर ली, एडवर्टाइजमेंट भी कर लिए, डबिंग भी कर ली। लोग अगर सोचें तो कैसे करना है ये नहीं समझ पाते, और आप मूवी तक भी चले गए, जो हाँ, शायद सबसे लास्ट चीज है, और वो भी लीड हीरो में। ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई इवन एक गुजराती मूवी और साइन कर ली थी एज ए लीड, अगेन लीड हीरो। तो सारी चीजें उस 1 साल में पहुंचे, देखी। तो उसका एक कारण ये रहा कि जब जैसे मैंने बताया कि मैं आईडीए से जो मैंने जंप लगी, मैं इसका कारण नहीं क्योंकि बता रहा हूँ, ये शायद हर व्यक्ति के साथ होगा, और हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि जब आप सॉल्यूशन पे काम करते हैं तो होता क्या है। जब आईडीए में झटका पड़ा और हम फाइनेंस पे गए, तो मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग था, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। जब मैं फाइनेंस से जो है उठ के इंश्योरेंस में गया, तो मैं और ज्यादा स्ट्रांग था, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। जब मैं वहां से बीच में नेटवर्किंग में गया, तो मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, मैं और ज्यादा। तो मैं हर नेक्स्ट स्टेप पे ये तो हो रहा था कि मेरी पिछली स्टेप से अचानक में हट गया, लेकिन जब मैंने नया काम करा है, मैं पिछले से हर बार ज्यादा बड़ा करा। और सेम चीज हुई। उसके बाद फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक और मैंने ज्वाइन करी, फिर उसके बाद खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी। और आज मैं अपने पहले स्तर से देखा जाए तो जो लोग मेरे साथ आईडीए में उस वक्त सेल्स एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे जी, उनका और मेरा, हम मित्र हैं, सारी चीजें वो हैं, लेकिन आर्थिक स्तर में देखें तो आज एक जमीन आसमान जैसा अंतर आ गया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट पे काम करा, मैंने सॉल्यूशन पे काम करा, मैंने समस्या को भी ध्यान ही नहीं दिया। तो एक इच्छा तो आपने पूरी कर ली, हाँ, दूसरी कब कर रहे हैं? दूसरी की थोड़ी सी शुरुआत हो गई है। मैं हो चुकी है? हाँ जी, अच्छा। मैं हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता बन चुका हूँ। हो चुके हैं? हाँ जी, बन चुका हूँ पिछले 1-1.5 महीने पहले। हिंदू महासभा एक पुराना संघ है, तो मैं उसका मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। तो वो शुरुआत हुई है। कांग्रेचुलेशंस। हाँ जी, अब देखते हैं वहाँ कितनी जल्दी मैं पहुँचता हूँ जी और क्या होता है। बड़ा आसान है। उसके बड़ा आसान होने के पीछे एक और कारण है भैया जी। दुनिया का सबसे आसान काम जो है, उसको लोगों ने दुनिया का सबसे कठिन काम बना रखा। मैं आपकी बात शायद कहीं सुनी हुई सी लग रही है, आप बताएं इसे, शायद ये थिंकिंग पे है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दुनिया का जो सबसे आसान काम है, उसको हमने दुनिया का सबसे कठिन काम बना रखा है, और वो है सोचना, जिसमें ना आपको स्किल की जरूरत है, बहुत बड़ी ऊंची बात है सर। सबको समझाएं इसे जी। भाई सोचना, भाई आप पहली बात तो आप इसको रोक नहीं सकते जी, आपके सोचने की प्रक्रिया आप रोक ही नहीं सकते, जिंदगी में नहीं रोक सकते। आप संत हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, संत महात्मा भी नहीं रोक सकते, भगवान बन जाएंगे आप। तो ये सबसे दुनिया का आसान काम है सोचना। भाई ना मेरे को इसमें स्किल चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना कॉन्फिडेंस चाहिए, कुछ भी नहीं, ना बैकग्राउंड चाहिए, ना नॉलेज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है? सोचना। और उसकी स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है कि आज पॉजिटिव थिंकिंग पे कई क्लासेस चल रही हैं, सबसे ज्यादा चल रही हैं। अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करें, हाँ, तो हर दूसरा सबसे ज्यादा यही पढ़ाया जा रहा है। हर दूसरा लीडर, हर दूसरा मोटिवेटर एक बात बोलता है, पॉजिटिव सोचो। अरे सोचना, मैं तो यहाँ बैठे बैठे सोच सकता हूँ, बात करते करते सोच सकता हूँ, सोते सोते। जो दुनिया का सबसे आसान काम है, उसको हमने दुनिया का सबसे कठिन काम बना दिया है। और ये इकलौती चीज आपकी दुनिया को 360 डिग्री से बदल सकती है। इसके बारे में बताइएगा। लेकिन जैसे मेरा खुद का भी अनुभव रहा है जी। हम सोचते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग आई जाती है। और कई बार तो ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग की बात आना ही नहीं थी, कोई गंदे विचार आना ही नहीं थे, पूजा कर रहे हैं, भगवान में लगे हुए, वहां भी आ जाते हैं, और खासकर उस वक्त आ जाते हैं। ऐसा क्यों? आज आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा। मैं हजारों लोगों की आज ये बात करता हूँ। आपने देखा होगा, आपको भी महसूस हुआ होगा, और आपको भी, पूजा के एग्जाम्पल है कि आप पूजन करने बैठे हैं, उसी वक्त इतने गंदे गंदे विचार आपके मन में आते हैं, जो शायद आप पूजा करने ना बैठे हो तो कभी नहीं आएंगे। जो नॉर्मल काम करते हो कभी नहीं आते। और आपको लगेगा शायद भगवान तो नहीं चाह रहा ऐसा कि ऐसा हो जाए। लेकिन अब मैं बताता हूँ इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ इसको। आपने विश्वामित्र जी का नाम सुना होगा जी। अब विश्वामित्र जी जो हैं, उनकी कुंडली में या उनकी किस्मत में ये नहीं लिखा था कि वो ब्रह्म ऋषि बने जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, फिर इंद्र ने क्यों जो है उर्वशी को और रंभा को भेजा? जब उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं था, तो फिर भेजा क्यों? बिकॉज एक बात
इंद्र अच्छे से जानते थे कि यदि इस व्यक्ति ने 5000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली तो मेरा तो छोड़ो, ब्रह्मा जी भी रोक नहीं सकते उसको ब्रह्म ऋषि बनने से। तो उस काम से उन्होंने क्या करा, डिस्ट्रैक्ट करा। क्यों? क्योंकि यदि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन जाते तो वर्कलोड किसका बढ़ जाता? इंद्र का। तो इंसान हो या भगवान, वर्कलोड तो एक्स्ट्रा लेना चाहता कोई भी नहीं चाहता। अब आप बैठे हो भगवान की प्रार्थना करने। अब इस समय आपने यदि वो प्रार्थना कर ली, हाँ। तो भले आपकी किस्मत में हो या नहीं हो, काम बढ़ा दिया बाय डिफॉल्ट आपको वो चीज मिल जाएगी। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, यदि 5000 वर्ष की तपस्या हो जाती तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म ऋषि बनने से विश्वामित्र को नहीं रोक सकते थे। तो आपने उस समय वो पूजा कर ली तो आपको देना पड़ जाएगा जो आप चाहते हो। और देने का मतलब वर्कलोड किसका बढ़ा? भगवान का। तो डिस्ट्रैक्ट करो, रंभा भेजो, उर्वशी भेजो। तो ये जो आपके विचार है ना, ये रंभा और उर्वशी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पूजा मत कर, वरना उसी समय क्यों आ रहे? क्योंकि उसे पता है कि यदि आपने कंटिन्यूटी में ये चीज कर ली। पहली बात तो एक चीज और समझिएगा, ये उर्वशी जो है, ये रंभा जो है, ये 5000वें वर्ष में क्यों आई? पहले 1000 वर्ष में क्यों नहीं आई? ये हमेशा तभी आएगी जब आप संपूर्ण होने वाले हो। डिस्ट्रैक्शन कभी शुरुआत में आता ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन आएगा ही तब जब आपको लगेगा कि अब आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, मेरा काम 90% हो गया था यार, आखिरी में जाके गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो इन टाइम पे आएगी। सो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये बेसिकली भेजा ही इसलिए जाता है कि आप ये काम मत करो। मैसेज भी है या इशारा भी है कि आप पहुंच रहे हैं जगह पे। तो जब सफलताओं के बीच में डिस्ट्रक्शन आए, समझ रहा हो सफलता आने वाली, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये इशारा है, ये इशारा है। और यही कारण है कि अच्छे लोग एंड टाइम पे आके अपना डिसीजन या अपना स्टीयरिंग कार का मोड़ लेते हैं और वो सफलता के उस दौर तक नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचना चाहिए। तो मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि जब भी ऐसा कुछ लगे तो एक बार इस मेरी बात को याद कर लीजिएगा कि कहीं ये वो वाली उर्वशी तो नहीं है, वो वाली रंभा तो नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर ले जाएगी। इसलिए कंटिन्यूटी बने रहने से आपका फायदा होगा। एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए हमने पॉडकास्ट किया था, एक आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात हो रही है। काफी सारी चीजें सीखने को मिली। और फिर भी कुछ ऐसा जो सेल्स में या जो अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नए बच्चे हैं, जो नए युवा हैं स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई एक सीख आप? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप उम्र के किसी भी स्तर पे हो, आपको एक बार जिंदगी में सेल्स करना तो पहली बात। सेल्स वो चीज है, मेरे को एक शेर याद आ रहा है कि तू गले लगे या ना लगे तेरी मर्जी, तू गले लगे या ना लगे तेरी मर्जी, पर तुझे देख के लग रहा है दिल तो तेरा कर रहा है। तो ये सबको एक बार करने की इच्छा होती है कि मैं भी तो देखूं रिजेक्शन क्या होते हैं या सेल्स का जो मजा है, हर किसी को कर लेना चाहिए। और जब आप सेल्स कर रहे हो तो बस एक चीज सोच के करें कि पहली बात तो ये वो दुनिया की चीजें जो आपको सब कुछ दिला सकती है, तो इसके लिए वो सारी चीजें आपको जो छोड़नी है वो छोटी है और जो मिलेगा वो बहुत बड़ा है। तो जब आप सेल्स में गए हैं तो जो आपके साथ हो रहा है वो आपकी वैल्यू बहुत ऊंची है। तो इस बात का बुरा ही नहीं लगता कि रिजेक्शन क्या है, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या। और बाकी सब तो बहुत आसान, सो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति एक बार सेल्स में आए और प्रयास पूरे करे। काफी सारी बातें हुई सुमित जी। एक सवाल फिर भी बार बार मन में आ रहा है, कुछ कमियां तो होगी जो लगता है कि हाँ ये मेरी कमी है और इस पे काम करना बाकी है या करना चाहिए, तो कुछ कमियां भी हैं? ऑफ कोर्स, देखिए मैं जैसे कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि सर मैंने जैसा चाहा था ना वैसा हुआ नहीं, या मैंने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। तो मैं खुशी बनाऊं? तो बोले क्यों सर? मिल्ला जैसा जैसा आप चाहोगे, जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाए तो आप इंसान कहाँ बचोगे, आप तो देवता बन जाओगे। तो वो इंसान बना ही नहीं जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें तो कमियां कुछ नहीं होती। कमियां बेसिकली आपका एक्सपीरियंस होता है। जब आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे को ये और कर लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप रिजेक्शन झेल रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चल रहे हैं और यदि आपने उसको सॉल्यूशन ले लिया, अब जिंदगी में वो प्रॉब्लम आपके लिए जिंदगी भर के लिए वापस नहीं खत्म हो गई। तो जब आप कुछ नया करते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे में ये चीज की कमी है, तो उसको आप इकट्ठा करने लग जाएं, उस पर काम करने लग जाएं। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कैसे भी उस पर सॉल्यूशन पे काम करने लगे और वो हो जाता है। सो हाँ, कमियां हैं। कौन सी है ये नहीं बताएंगे, वो हम खुद ही जानेंगे और उनको सही करेंगे। मुझे पता नहीं लगती है कि मुझे जैसे ही पता लगता है मैं सॉल्यूशन पे काम करने लग जाता हूँ। आखिरी सवाल मेरा, हाँ, जो कि सवाल नहीं है, जानना चाहता हूँ जी, आपको कैसा लगा आकर? भैया मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा, एक तो बातें करने को मिला जो मैं चाहता हूँ हमेशा बातें करना, और दूसरा बहुत सारी ऐसी बातें निकली
जो शायद किसी के काम में और शायद मेरे भी जी। काम में आएंगी। तो मुझे अच्छा ये लगा कि इतनी सारी बातें हुई, इतने वर्षों का जो अनुभव शायद मैं भी कहीं छुप चुका था, ये वो बस बाहर आया, आपने बहुत सारी चीज़ें निकलवाई, तो वो अच्छा लगा और आपसे बात करके अच्छा लगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इसका दूसरा एपिसोड भी कभी ना कभी बने। करना पड़ेगा, काफ़ी सारी बातें मेरी हैं बाकी। अच्छा जी। हाँ, कि जो आपसे पूछना रह गई, जानना रह गई। तो अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, और शुरुआत में अगर मुझे ऐसा सुनने को मिले कि सेकंड पार्ट भी करना है, हाँ जी बिल्कुल। तो मेरे लिए बड़ी अरे ये सौभाग्य तो मेरा है। और तो अच्छा लगा। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, एक तो सब्सक्राइब करें, भैया के साथ जाएं, और क्योंकि अलग अलग इंटरव्यू होते ही रहेंगे जैसे ये हो रहे हैं। हाँ, अपनी तरफ से एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा, समाधान के बारे में सोचिए, समस्या के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।